नमस्कार दोस्तों, आप सबका न्याय की आस चैनल में फिर से स्वागत है। और जहां हम कानून की बात करते हैं आम आदमी की जुबान में, और आपको नई नई परेशानियों से अवगत कराते हैं जो समाज में समस्याएं फैली हुई हैं। और आज जो हम स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं वो है चाइल्ड एब्यूज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल चाइल्ड एब्यूज। तो उसके बारे में वकील साहब से जानकारी लेंगे कि इसमें मतलब इन पॉक्सो एक्ट क्या होता है और बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से कैसे बचाया जा सकता है। इसके बारे में वकील साहब हमें अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, जो उन्होंने अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस लिया है इस तरीके के केसेस में, उसको साझा करेंगे। तो नमस्कार वकील साहब, आपका स्वागत है न्याय की आस चैनल में। और बताइए हमें आप अपने एक्सपीरियंस से कि इस तरीके के जो यौन शोषण अपराध जो बच्चों से रिलेटेड होते हैं उनको कैसे आप हैंडल करते हैं और उनको कैसे रिलीफ दिलाते हैं। बच्चों के खिलाफ जो सेक्सुअल अब्यूज के केस या सेक्सुअल असॉल्ट के केस आते हैं उसमें एक चिल्ड्रन फैमिली इन्वायरमेंट रखने की कोशिश की जाती है कि बच्चे डर ना जाएं, बच्चों को अजीब सा ना लगे अदालतों में। ऐसा एक माहौल बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं और बच्चों को बहुत फ्रेंडली होकर उनसे सवाल, उनसे जवाब, उनकी समस्याओं को अदालतों में सुनते हैं और उनका निपटारा कराने की कोशिश करते हैं। ठीक बात है, अगर फ्रेंडली होंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम ठीक से बता पाएंगे और बिना डर के, बिना हिचक के अपनी सारी समस्याएं बताएंगे जिससे उनका समाधान निकल पाएगा। जी, ठीक बात है। अच्छा, ये बताइए फिर इस तरीके के केसेस में जब कोई एफआईआर या कंप्लेंट होती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या होता है पुलिस के द्वारा। इसमें इन्वेस्टिगेशन या तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट करती है या लोकल पुलिस करती है। और इसमें हिदायत दी गई है कानून में कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन के होगा या जब कोई सूचना मिलेगी किसी अपराध के बारे में तो पुलिस के लिए मैंडेटरी है कि उसमें उसको एफआईआर लॉन्च करेगा। और एफआईआर कोई भी व्यक्ति करा सकता है, केवल पीड़ित ही नहीं, जिसको भी जानकारी है सोसाइटी में किसी व्यक्ति को, वो ऐसी एफआईआर कराएगा और पुलिस को लिखनी पड़ेगी। और जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो भी जैसे मैंने बताया कि बच्चे होते हैं, सेंसिटिव मामले होते हैं और उसको बच्चों के माहौल को एक अच्छा माहौल देकर ही इन्वेस्टिगेशन होता है। और खास तौर से ये कहा गया कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी इसमें तो अपनी वर्दी में नहीं होगी, क्योंकि पुलिस की वर्दी में ना हो, बच्चे डरे ना उससे, बच्चों में एक अजीब सा ना लगे उनके कौन आ गया। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल एविडेंस कलेक्ट की जाती है। स्पेशल कोर्ट्स जो की बनाई गई हैं, स्पेशल कोर्ट को वो तुरंत इन्फॉर्म करेगा एफआईआर के बारे में। जब एफआईआर हो गई है मेडिकल बनाए देगा बच्चे का, कोर्ट में स्टेटमेंट जिसको 164 कहते हैं, पहले अब 180 हो गया है शायद बीएनएस में, तो उसका होता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर चार्जशीट कोर्ट में फाइल होती है। ठीक बात है। तो ये तो चलिए आपने इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के बारे में बताया। और अक्सर ये देखा गया है कि फैमिली के ऊपर जब कोई ऐसा विक्टिम होता है या कोई इस तरीके के मामले कोर्ट के सामने आते हैं, समाज के सामने आते हैं, तो फैमिली को प्रेशराइज किया जाता है कि मतलब विड्रॉल कर ले केसेस को या उसको स्टार्ट ही ना करें। तो उसमें मतलब कैसे फिर रिलीफ लिया जाता है। देखिए, पहले तो ये मान लें कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। जैसे हम लोग कॉम्प्रोमाइज कहते हैं कि ना ही केस विड्रॉल होता है। एक बार अगर एक कोई एप्लीकेशन दे दिया, कोई घटना के बारे में बता दिया, तो वो कभी विड्रॉ नहीं होती। अच्छा, तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में कोर्ट में स्टेटमेंट होता है। हाँ, लेकिन अक्सर आपने बिल्कुल सही कहा, ये देखा जाता है कि एफआईआर तो हो गया और एफआईआर होने के बाद आदमी पकड़ा गया, जेल चला गया, और जब ट्रायल चला तो ट्रायल में बच्चों से झूठ बुलवा दिया जाता है। बच्चों से ये मना करा दिया जाता है उस घटना को लेके। तो वो जरूर एक समस्या है अदालतों के सामने, और अदालतों के पास अगर कोई साक्ष्य नहीं होगा, कोई एविडेंस नहीं होगी, तो अदालत को मजबूरी में छोड़ना पड़ता है ऐसे अपराधी को जो पकड़ा गया। तो उसके लिए प्रिकॉशंस हैं बहुत सारे। अगर इन्वेस्टिगेशन बहुत बेहतरीन तरीके से हो, इन्वेस्टिगेशन में मेडिकल एविडेंस जुटाई जाए
है ना। मेडिकल एविडेंस जैसे डीएनए होता है, डीएनए बहुत एक साइंटिफिक मजबूत एविडेंस मानी जाती है। उसको साइंटिफिक एविडेंस को अगर जुटाया जाए और मेडिकल कराया जाए और मेडिकल में डॉक्टर ये अपनी राय दें कि रेप हुआ है, और उसके बाद कनेक्ट किया जाए कि इसी आदमी ने रेप किया, और जिस आदमी का डीएनए मैच हुआ, स्वैब से स्वैब्स ली जाती हैं, एक प्रक्रिया है विचार उसकी इन्वेस्टिगेशन की। तो वहां पे अगर बच्चा डिनाइल भी कर देता है, कोर्ट में आएगा, वो मना कर गया किसी भी प्रेशर में, माँ के प्रेशर में, बाप के प्रेशर में, या समाज के प्रेशर में, या किसी और वजह से, तो वहां कोर्ट उसी एविडेंस के आधार पर भले ही बच्चा मना करे सजा दे देगा। जैसे अभी कल ही एक मुकदमे में उत्तर प्रदेश में एक सजा हुई और बच्चे ने मना किया, लेकिन चूंकि वो प्रेग्नेंट थी बच्ची, जिस बच्ची के साथ रेप हुआ, छोटी बच्ची के साथ, वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद ये साबित हुआ कि ये बच्चा उस आदमी का है जो जेल में है। ये साबित हुआ साइंटिफिक एविडेंस से। लड़की ने मना किया और उसके बावजूद भी उसको कन्विक्शन किया गया, 20 साल की उसको सजा मिली। तो यहाँ ओरल एविडेंस तो उसी बिना पे बच सकते हैं जब एविडेंस इस तरह की आए। अच्छा, जैसे कहीं कहीं पर ये देखा जाता है कि फैमिली जो है बच्चे का मेडिकल कराने के लिए मना कर देती है, और पुलिस भी मतलब इसमें फिर ये रिपोर्ट लगा देती है कि फैमिली ने जो है मना कर दिया है जी। तो इससे तो फिर न्याय हो ही नहीं पाएगा ठीक से। हाँ, तो ये काम है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का। ये काम है जो सपोर्टेड पर्सन मिलते हैं। इसमें रूल्स में 2020 में रूल्स आए और उसमें इस तरह के लोगों को जुटाया गया कि भाई बच्चों की मदद करो, थाने पे मदद करो, उनके फैमिली को समझाओ, उनको बताओ। और पुलिस की भी ये ड्यूटी है, पुलिस भी ऐसा बताए, अक्सर नहीं करती है पुलिस हालांकि उसमें, लेकिन जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का रोल आ जाता है और वो उनको कन्विंस करें, और कन्विंस करने के बाद करें, उनका मेडिकल कराएं, क्योंकि मेडिकल के बिना कुछ नहीं हो पाता है। मेडिकल एविडेंस जरूरी है बहुत ज्यादा किसी भी एक्यूज को उस क्राइम से कनेक्ट करने के लिए। ठीक बात है, जब मेडिकल ही नहीं हो पाएगा, अगर मेडिकल के लिए डिनाई कर दिया किसी फैमिली ने, तो या प्रेशराइज करके डिनाई करा दिया गया, तो मतलब इसमें फिर रिलीफ लेना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें फिर वेलफेयर कमेटी और ये जो फैमिली या सपोर्टेड पर्सन होते हैं उनको भी मतलब डिफिकल्टीज आती हैं। डिफिकल्टी आती है, लेकिन उनको बनाया इसलिए गया है कि वो उनको समझाएं, उनको बताएं, उनको प्रोस एंड कॉन्स बताएं, लाभ हानि बताएं। तो बिल्कुल होता है। और खास तौर से जहां देखिए उन केसेस में मेडिकल होना बहुत जरूरी है जहां एविडेंस मिल जाए, और मेडिकल का उसकी कोई वैल्यू नहीं होती अगर वो मेडिकल 54 घंटे के बाद हो रहा है, 50-55 घंटे के बाद, 60 घंटे के बाद कोई मेडिकल हो रहा है, तो वहां कुछ आता नहीं है, मेडिकल में नहीं आएगा। और जहां मतलब कनेक्ट नहीं कर पाएंगे एक्यूज से, ये तो साबित हो जाएगा कि लड़की के साथ एक रेप हुआ है, लेकिन इस एक्यूज ने किया है वो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वहां पर है। और जहां प्रेग्नेंट है वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेडिकल में, चूंकि बच्चा पेट में होता है और उसका डीएनए मैच हो जाता है, तो फिर वो उसको कन्विक्शन होता है, बिना किसी एविडेंस के कन्विक्शन होता है। चूंकि यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि चूंकि यहाँ सहमति की कोई वैल्यू नहीं है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी सहमति कोई वैल्यू ही नहीं रखती कानून में। अगर वो कहें कि हाँ साहब मैंने तो इससे शादी कर ली, सपोज करें एग्जांपल मैं दे दूं, कोई 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की कोई बच्ची है, 15 साल की, 18 से कम किसी भी उम्र की, और वो कहे कि मैंने इस आदमी से शादी कर ली और शादी करने के बाद इसका बच्चा मेरे पेट में है, तो भी उसको सजा होगी, तो भी नहीं बचेगा, क्योंकि वहां सहमति कोई मायने नहीं रखती। इसलिए कानून बच्चों के फेवर में बनाया गया, इसलिए सहमति को इससे हटाया गया। ठीक बात है, ये सही है, आपने सही कहा कि मतलब यहाँ कंसेंट का भी कोई रोल नहीं है। बिल्कुल। तो सर स्पेशली ये देखा गया है कि चाइल्ड विक्टिम के लिए कोर्ट में अपीयरेंस में बहुत ही सारी डिफिकल्टीज होती हैं, तो इसके लिए क्या अरेंजमेंट्स होते हैं कोर्ट्स के अंदर? देखो प्रैक्टिकली बात करूं अगर, तो अगर मैं उत्तर प्रदेश के न्यायालयों की बात करूं, तो वो जो कानून कहता है, पॉक्सो का कानून या रूल्स कहते हैं, वो बिल्कुल पूरे तरह से फॉलो नहीं हो रहे हैं, सच बात है। देखिए इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी है। इन कैमरा का मतलब ये हुआ कि अदालत में वकील रहेंगे उस पार्टी के, एक्यूज के और प्रोसिक्यूशन के, और बच्चे के साथ उसका कोई पेरेंट, गार्जियन या ऐसा कोई आदमी जिसमें वो ट्रस्ट करता हो वो मौजूद रहेगा, और जज साहब रहेंगे, और स्टाफ रहेगा, जो स्टाफ वहां पे काम कर रहा है, जो स्टेनो लिख रहा है, कुछ है। इसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, पर ऐसा नहीं होता। मैंने नहीं देखा, बहुत ही रेयर एक आध मामले में देखा हो तो देखा हो, अदरवाइज यहाँ पर ये कानून फॉलो नहीं हो रहा है।
पर कानून इसलिए भी फॉलो नहीं हो रहा है कि हम फॉलो नहीं करा रहे हैं, हम एडवोकेट्स भी फॉलो नहीं करा रहे हैं। हमारी भी ड्यूटी, हम कोर्ट से कहें कि साहब इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी है तो कोर्ट को इन कैमरा प्रोसीडिंग करनी होगी, क्योंकि मैंडेटरी प्रोविजन है। पर जब हम दिल्ली में जाते हैं इन्हीं मामलों को लेके, तो वहां देखते हैं कि वहां रूल्स अक्सर फॉलो होते हैं, अधिकतर फॉलो किए जाते हैं। थोड़ा स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन भी अच्छा है, कानून को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी वजह हो सकती हैं, अदालतों में भीड़ बहुत ज्यादा है, यहाँ काम ज्यादा है, ये वजह भी हो सकती है, लेकिन फॉलो करना चाहिए। फॉलो करेंगे। वो क्यों रखा गया इन कैमरा प्रोसीडिंग, जिससे कि बच्चे को ऐसा महसूस ना हो कि उसके साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, वो शर्माए ना, है ना, वो ऐसा मतलब सच बता सके, मेंटली पूरा सपोर्ट किया जाए जी। इसलिए होता है इन कैमरा प्रोसीडिंग है। और जैसे पूछा आपने कानून में, दूसरा एक बहुत आप देखती होंगे, एक चीज आपने देखा कि बच्चे से सवाल जवाब, है ना, आपने कहा कानून फॉलो होता है कि नहीं होता है। कि किसी भी बच्चे का अगर कोई बयान होना है कोर्ट के अंदर, तो ये ड्यूटी बाउंड है, वो कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है कि कोई भी प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट या डिफेंस का लॉयर कोई भी बच्चे से सीधा सवाल नहीं पूछेगा। वो हमें जज को बताना है, अगर प्रोसिक्यूशन वाले जज को क्वेश्चन बताएंगे, जज रेफर करेंगे, बच्चे से उसकी भाषा में पूछेंगे उस सवाल को, और उसका जो जवाब आएगा फिर जज साहब लिखाएंगे। ये भी एक इसलिए रखा गया कि बच्चे बच्चा समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, डर ना जाए, तो उसको ये सारे, पर ये भी फॉलो नहीं हो रहा है। एक आध कोर्ट में देखते हैं तो फॉलो हो जाता है, अदरवाइज फॉलो नहीं होता। आप कोर्ट में जाकर खड़े हो जाओ, देख लो, बच्चे आते हैं, अदालत से हम लोग सवाल पूछते हैं, बच्चा जवाब देता है और वो लिखा जाता है। तो ये रूल्स फॉलो होने चाहिए, ये जरूरी है रूल्स फॉलो होना, क्योंकि मैंडेटरी प्रोविजन है। तो ये सब है जो नहीं होता है। और एक और चीज है इसमें कि बच्चा जो है अपराधी को नहीं देखेगा, ये भी कानून बनाया गया, डर ना लगे। वजह आप देखिए ना, कानून में क्यों लिखा गया ये सब चीजें। कानून बनाने वाले कोई बेवकूफ नहीं है, कानून बनाने वाले बहुत प्रैक्टिक्स वाले लोग हैं, बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। प्रॉब्लम को समझ के कानून बनाया जाता है, सारे विशेषज्ञ लोग होते हैं कानून बनाने में। कि बच्चा अगर अपराधी को देखेगा, उसने उसके साथ अपराध किया और वो देखेगा तो डर जाएगा, तो मेंटल ट्रॉमा में जा सकता है। हाँ जी, और बच्चा ही नहीं, अगर बड़ा भी देखता है तो डर जाता है, तो बच्चे की तो आप अलग हटा दीजिए, तो वो उस ट्रॉमा में जा सकता है, परेशान हो सकता है, उसे डर के गलत कह सकता है, उसको अपराध को नहीं बताएगा डर के, तो कहा गया कि सीधे नहीं देखेगा। तो उसके लिए क्या है, पर्दा लगाया जाता है, लगाना चाहिए पर्दा, लगाया जाता नहीं लगाया जाता मैं इस पर तो क्या कहूं, लेकिन पर्दा लगाना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, कोई मिरर हो सकता है कि बच्चे को अपराधी मिरर में देखे, बच्चा अपराधी को ना देखे, मिरर में देख सकता है। ऐसे डिवाइस हो सकते हैं, वो कानून में लिखा है, भाई ऐसी चीजें यूज करो, क्योंकि अपराधी को भी सुनना है बच्चे की गवाही। ऐसा नहीं कि उसको एकदम एक अलग डॉकयार्ड में डाल देंगे कि भाई नहीं तुझे नहीं सुनना, उसको भी सुनना है। पर व्यवस्थाएं ऐसी है ना, बच्चा और अपराधी एक दूसरे को ना देखें, आमने सामने ना आए, और वो आराम से जवाब दे सके। और इन कानूनों को फॉलो कराना चाहिए, और कोशिश होगी तो फॉलो होंगे, पर अमूमन मैं नहीं देखता कि फॉलो होते हैं। ठीक बात है, ये सही बताया आपने। खैर कि उनको मतलब एक फ्रीडम माइंड के साथ अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। हाँ, वो चाइल्ड जो बच्चा है उसको फ्रेंडली माहौल रहे ना। हाँ, वही मतलब फ्रेंडली और फ्रीडम रहेगा वो बच्चा। कोई बिना डर और दबाव के अगर अपनी बात कहेगा तो थोड़ा वो सच्ची बताएगा, बता पाएगा जी, सच्ची बताएगा। और इसका दूसरा पहलू भी है, कई बार ऐसे झूठे मुकदमे होते हैं, तो अगर माहौल ठीक रहेगा तो वो फिर उसको वो झूठ नहीं बोल पाएगा, सच्ची बोलेगा, बिना डर के झूठ ना बोले, इसलिए बनाई गई। ठीक बात है। चलिए ठीक है। आजकल के डिजिटल जमाने में देखा गया कि ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और पॉक्सो एक्ट में क्या साइबर ऑफेंस के लिए भी कोई प्रोटेक्शन है? बिल्कुल, साइबर ऑफेंस के लिए प्रोटेक्शन है। जैसे आप जो एक्सप्लॉयटेशन की आप बात कर रहे हैं बच्चों का ऑनलाइन, मान लिया कोई एक ऑनलाइन का मतलब यह है कि जैसे एक मोबाइल पर हम बैठे हैं, वीडियो कॉल कर लिया और उसको नेट देख कर लिया या ऐसा कर लिया, इस तरह के जो अपराध, बिल्कुल इसमें साइबर जो लॉ है इसमें एप्लीकेबल होता है। और इसके साथ उसमें भी सजा होती है, दोनों में सजा होगी अगर कोई इस तरह का ऑनलाइन अपराध करता है तो। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सब ये सब। तो अब ये बताइए कि जैसे आप अपनी एक्सपीरियंस से बताइए कि अगर डिफेंस साइड से आप क्या चैलेंजेस देखा आपने आपने कभी, या उनपे किस तरीके से, किसी पे अगर फॉल्स एलिगेशन लग गए तो डिफेंस साइड से क्या क्या इसमें प्रोटेक्शन हो सकती है? देखो, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है आपका,
है ना, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि डिफेंस साइड से तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। अगर कोई फॉल्स केस होता है तो वो पहले दिन से झूठ तैयार किया जाता है। एफआईआर से लेके पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लेके ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट को बयान देने से लेके और ट्रायल कोर्ट में आने तक सब कुछ झूठ की बुनियाद पे होता है। तो उसके लिए हम लोग अपने एक्सपीरियंस से ये क्रॉस एग्जामिनेशन में कोशिश करते हैं कि हम उस सच को सामने ला सकें और झूठ का पर्दाफाश कर सकें। वो हम लोग कोशिश करते हैं। उसमें हमारा ये प्रयास रहता है कि बच्चा सच बोलने की कोशिश करे और हम उससे ऐसे सवाल पूछें कि वो सच अदालत के सामने आ जाए, और अदालत का भी उसमें सहयोग चाहते हैं। और फॉल्स केस खास तौर से वो होते हैं क्योंकि आजकल ना एक दुश्मनी निकालने के लिए कोई भी आपसी रंजिश है, झगड़ा कुछ और हो गया और उसका मिसयूज होता है। और हमारे हिंदुस्तान में तो खास तौर से जो एक्ट बनते हैं उनका मिसयूज यूज से ज्यादा होने लगता है। तो चैलेंजेस हैं और उसका कोई स्टेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको बता दूं ऐसे हम सच ला सकते हैं। वो तो क्रॉस एग्जामिनेशन की आर्ट ही है जो सच सामने ला सकती है। और इन्वेस्टिगेशन में हमें बहुत सारी चीजें पता लगती हैं, उनके जो लेकुनाज हैं उनको सामने लाते हैं और बताते हैं अदालत को और साबित करते हैं कि साहब ये गलत झूठा है। तो वो सब क्रॉस एग्जामिनेशन में ही हो पाएगा और कोई तरीका है ही नहीं इसका। चलिए ठीक बात है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से ये बताइए कि आप विक्टिम और पेरेंट्स को कोई सुझाव देना चाहेंगे, कोई एडवाइस देना चाहेंगे उनके चैलेंजेस के लिए? सुझाव तो मेरा यह है कि जो बच्चे हैं जिनके साथ अपराध हुआ है उनकी बात पूरे सुने। और ये बहुत ही घिनौना अपराध मैं मानता हूँ इसे, बच्चों के साथ जो होता है। ये साइको टाइप के लोग ऐसा अपराध करते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनको ना दिमाग ठीक नहीं है, जिनका नॉर्मल नहीं है। तो बच्चों की बात पूरा सुनो, उनकी बात सुनने के बाद को छिपाओ नहीं, क्योंकि अगर आप एक अपराध छिपा रहे हो तो आप 100 अपराध को जन्म दे रहे हो। अगर एक व्यक्ति ने आपके बच्चे के साथ अपराध कर दिया है और आप अपने बच्चे की बात सुनकर उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हो तो आप उस अपराधी को खुला छोड़ रहे हो जो आगे पता नहीं कितने बच्चों के साथ ऐसा अपराध करेगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है ना कि मतलब फैमिली मेंबर्स जो है शर्म के कारण बच्चे की बात को इग्नोर कर देते हैं, या कई बार बच्चे शर्म के कारण अपने माँ बाप से नहीं बता पाते हैं कोई इस तरीके की। नहीं, शर्म तो है नहीं भाई, अपराध हुआ है। आपने तो कोई अपराध नहीं किया। अपराध छोटे बच्चे की बात, मैं छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ। छोटा बच्चा क्यों शर्माएगा? आप उससे पूछो, एक्टिविटी पता लग जाती है बच्चे की। जब बच्चा थोड़ा कम बोलेगा, थोड़ा डरा सा रहेगा, गुमसुम सा बैठा रहेगा, तो आपको पूछना चाहिए कि क्या हुआ बच्चे तेरे साथ, कैसे हुआ, वो बताएगा। और जब बताए तो आपको छिपाओ नहीं, आप तुरंत रिपोर्ट करो और उसको ऐसे लोगों को सजा दिलाओ। सही बात है, ये है। चलिए सही, अच्छा जानकारी दी आपने बिल्कुल। और आप ये और बताइए अब लास्ट में एक बात कि आप इससे मतलब इस तरीके के घिनौने अपराधों को लेकर सिस्टम में क्या बदलाव चाहते हैं जिससे सभी लोगों को न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके टाइमली, और इसमें जो प्रोसीडिंग है वो फास्ट हो सके? देखो, फास्ट प्रोसीडिंग तो कानून में ही बनाई। तो एक तो मेरा सिस्टम में जो सुधार होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। किसी भी मुकदमे का जो बैकबोन है वो इन्वेस्टिगेशन है, और हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन बहुत खराब होता है। एक बड़े फॉर्मल वे में इन्वेस्टिगेशन होता है, तो वो दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई फॉल्स केस आ गया है उसके लिए भी फायदेमंद है, और अगर कोई सच्चा केस है, सही केस है, उसके लिए भी फायदेमंद है। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, मेडिकल एविडेंस जुटाए जाएं, साइंटिफिक एविडेंस जुटाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए, विटनेसेस के बयान सारे सही लिखे जाएं, जो वो कह रहे हैं वही लिखें पुलिस वाले। इंश्योर ऐसा करना चाहिए सिस्टम को। और जल्दी, आपने कहा कि मुकदमे जल्दी तय हो, तो उसके लिए कानून में ही प्रावधान दिया गया है कि बच्चे की जब एविडेंस हो जल्दी से हो, 30 दिन में पूरी हो, जहां तक संभव हो, 1 साल में जहां तक संभव हो मुकदमा। फास्ट ट्रैक तो होता ही, लिखा ही है कि 1 साल में मुकदमा खत्म होना चाहिए अगर पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन पॉसिबिलिटीज नहीं होती, सालों साल चलता रहता है, क्योंकि ना तो कोई अपोज करता है ना कोई लाता है। उसमें अदालतों को बताओ कि ये कानून है, ऐसे चलना चाहिए, तो अदालतों पर भी थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर आएगा। मैं ये तो नहीं कहता अदालतें प्रेशर में काम करते, लेकिन अगर आप अपनी बात बार बार कहोगे तो जज को लगेगा, उसको प्रेजाइडिंग ऑफिसर को, भाई कानून के हिसाब से मुकदमा जल्दी तय हो, क्यों नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए और उस पर ही करना होगा। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक इतना सेंसिटिव था कि हमारा जो
बातचीत है आपस में बहुत लंबी हो गई है और हम चाहेंगे कि इससे इस वीडियो से सभी लोग अवेयर रहें, जानकारी लेते रहें और हमारे न्याय की आस चैनल से फायदा उठाते रहें, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेते रहें और देखते रहें, बने रहें हमारे न्याय की आस चैनल के साथ और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको नई नई टॉपिक पर जानकारी मिलती रहे। जी ठीक है जी, अगले किसी और नए मुद्दे को लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।